समझते हैं हम लोग इसको कैसे कर पाएंगे सॉल्व। कौन सा? MV ए वाला। चलो देखा जाए, चेक किया जाए। रिजिड बॉल ऑफ मास M, देखो M मास का ये रिजिड बॉल है, डायग्राम में ऐसे दिखाया हुआ है। तो ये M मास का रिजिड बॉल जो है वो स्ट्राइक किया इस पे, वॉल पे स्ट्राइक कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये है बॉल और ये वॉल पे स्ट्राइक कर रहा है, वर्टिकल वॉल है ये, और इस पे जब स्ट्राइक करेगा रिटर्न होकर के ऐसे आ रहा है। ठीक है भाई, इस डायरेक्शन में रिटर्न हुआ। तो रिजिड बॉल ऑफ मास M स्ट्राइक्स रिजिड बॉल एट 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड एज शोन इन फिगर। अच्छा, लॉस ऑफ स्पीड नहीं है, इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू वही है जो इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू है। वेलोसिटी वेक्टर, अगर मैं बोलूँ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो वो गलत होगा, क्योंकि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, बट स्पीड विल रिमेन सेम विदाउट लॉस ऑफ स्पीड। रिटर्न हो रहा है द वैल्यू ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल। तो इम्पल्स कितना होगा? तो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। कहाँ से भाई? तो फोर्स इज इक्वल टू dp/dt होता है भाई। फोर्स इज इक्वल टू dp/dt होता है, नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज dp/dt, और dp होता है हमारा fdt, और इस फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ एक्शन को ही बोलते हैं इम्पल्स। तो ये अभी छोटा सा इम्पल्स है, अगर इंटीग्रेट करें दोनों साइड तो ये बड़ा सा इम्पल्स बन जाएगा, यानी टोटल इम्पल्स इज इक्वल टू f इंटू डेल्टा टी। f अगर कांस्टेंट रहा तो बाहर निकल जाएगा डेल्टा टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यही तो होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी है, और इम्पल्स निकालने हैं तो चेंज इन मोमेंटम ही निकालने हैं। इट मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करने हैं। समरी तो यही है भाई इसका कि हमें फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम करना है। अब फाइनल मोमेंटम ये है, इनिशियल मोमेंटम ये है भाई। मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो ये इनिशियल मोमेंटम ये फाइनल मोमेंटम, दोनों में सब्ट्रैक्शन करने हैं। तो दोनों को वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फाइनल मोमेंटम का इधर वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट। इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो इनिशियल मोमेंटम के भी दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट है डाउनवर्ड में और एक कंपोनेंट है इधर लेफ्टवर्ड में। क्योंकि ये वाला वेक्टर को, इनिशियल मोमेंटम को अगर हम लोग रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट ये इस डायरेक्शन में होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग राइटवर्ड डायरेक्शन में लिखें। इस वाले का इनिशियल मोमेंटम जो है उसका एक राइटवर्ड कंपोनेंट है, एक डाउनवर्ड कंपोनेंट है। इनिशियल वाले का राइटवर्ड एंड डाउनवर्ड कंपोनेंट है, और ये फाइनल वाले का एक लेफ्टवर्ड कंपोनेंट है और एक डाउनवर्ड कंपोनेंट है। यही है इसका फाइनल मोमेंटम एंड दिस इज इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये 60 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल से है, इट मीन्स ये अगर P है तो M इंटू V P है, तो वैल्यू में तो भाई P MV ही है। तो P का यहाँ cos 60 डिग्री कंपोनेंट और इसका भी ये cos 60 डिग्री कंपोनेंट, दोनों तो भाई 60 डिग्री ही हैं। तो अगर ये वाला मोमेंटम का भी cos 60 राइटवर्ड है, इस वाले मोमेंटम का cos 60 इधर लेफ्टवर्ड है, लेकिन इसका sin 60 वाला कंपोनेंट डाउनवर्ड है और ये भी डाउनवर्ड है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ इधर वाला कंपोनेंट। यानी कि ये वाला लेके गया MV cos 60 डिग्री राइटवर्ड में और रिटर्न होके आ गया MV cos 60 डिग्री लेफ्टवर्ड में। तो MV cos 60 और इधर से MV cos 60, 2MV cos 60 है। शॉर्टकट में अगर बोलें तो जो ऑब्जर्वेशन मेथड लगाएंगे सीधा बोल देंगे कि 2MV cos 60 डिग्री का चेंज इन मोमेंटम है। cos 60 डिग्री हाफ है तो इसलिए MV होगा, तो चेंज इन मोमेंटम MV करेक्ट होगा। लेकिन कोई अगर मान लो सिस्टमेटिकली बिल्कुल करना चाहे, या स्कूल में आते हैं, स्कूल लेवल पे एग्जाम आते हैं, तो भाई इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए और तब लिखना चाहिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। IJ में लिखना चाहिए, ये भी IJ में लिखना चाहिए। अपने आप जो कैंसिल होना होगा होगा, नहीं कैंसिल होने वाला होगा वो अपने आप पता लग जाएगा। लेकिन एंट्रेंस में हम लोग को भाई ऑब्जर्वेशन मेथड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हैं, इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि डाउनवर्ड कंपोनेंट इज़ नॉट गेटिंग चेंज। डाउनवर्ड कंपोनेंट जो MV sin 60 था वो MV sin 60 अब भी डाउनवर्ड है, बस MV cos 60 जो राइटवर्ड था वो MV cos 60 लेफ्टवर्ड हो गया। इसलिए MV cos 60 में चेंज है। अगर ये MV मोमेंटम लेकर के जाता है और MV लेके वापस है तो 2MV चेंज इन मोमेंटम होता है। तो अभी क्या हुआ, ये MV cos 60 डिग्री लेकर के गया
और mv cos 60 डिग्री लेकर के वापस आया, बट डायरेक्शन रिवर्स है। तो सबसे पहले तो ये इसको स्टॉप किया और फिर तो स्टॉप करने में इस मोमेंटम को जीरो कर दिया, मीन्स mv cos 60 डिग्री ये चेंज लाया, यहाँ से ये जीरो हो गया और फिर जीरो के बाद ये प्रोवाइड किया mv cos 60 डिग्री इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए अगेन चेंज है mv cos 60 टू mv cos 60 डिग्री नेट चेंज इन मोमेंटम, और इसके बेसिस पे हम लोग निकाल लिए। स्कूल लेवल पे या ज़्यादा एनालिटिकली देखना चाहेंगे तो उसका मेथड 2 हो जाएगा भाई क्या कि पूरा इसको लिखा जाए, मोमेंटम को पूरे डिटेल में लिखा जाए। तो भाई तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं। फाइनल मोमेंटम को क्या लिखेंगे, तो फाइनल मोमेंटम को लिख दिया जाए भाई, फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू, तो फाइनल मोमेंटम ये है भाई, जब ये है फाइनल मोमेंटम, ये वाला है 60 डिग्री एंगल, ये 60 डिग्री एंगल है, ये है फाइनल मोमेंटम, तो बोलेंगे भाई कि mv cos 60 डिग्री है किधर भाई, तो माइनस आई कैप में, प्लस mv sin 60 डिग्री है वो किधर है भाई, तो ये देख रहे हो कि इस वाले मोमेंटम का mv cos 60 डिग्री था माइनस आई कैप में, और mv sin 60 डिग्री है वो है माइनस जे कैप में, तो ये भाई mv sin 60 डिग्री है माइनस जे कैप में। ये फाइनल मोमेंटम हो गया। इनिशियल मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस करेंगे। इनिशियल मोमेंटम के लिए भाई ये वाला था डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन था, ये डायरेक्शन था जो कि इससे 60 डिग्री पे था, ये mv मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम है, तो mv cos 60 डिग्री आई कैप में है, तो माइनस ये लिखेंगे mv cos 60 डिग्री वो है आई कैप में, और mv sin 60 डिग्री जो है, ये mv sin 60 जो है वो है माइनस जे कैप में, तो फिर लिखेंगे ये और प्लस mv sin 60 डिग्री जो कि है माइनस जे कैप में। टोटल को हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। ये था इनिशियल मोमेंटम, ये था इनिशियल मोमेंटम, ये है फाइनल मोमेंटम, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो प्लस mv sin 60 डिग्री माइनस जे कैप है, और यहाँ पे माइनस mv sin 60 डिग्री माइनस जे कैप है, सो दिस विल बी गेटिंग कैंसल्ड, और बच गया mv cos 60 डिग्री माइनस आई कैप, इसमें सब्ट्रैक्ट किया mv cos 60 डिग्री आई कैप, तो क्या मिल जाएगा भाई हमें, तो माइनस ऑफ 2mv और cos 60 डिग्री माइनस mv cos 60 डिग्री माइनस mv cos 60 डिग्री इतना आई कैप। तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम कॉल्ड इम्पल्स। ये कितना हुआ भाई, तो ये हो गया माइनस ऑफ mv आई कैप। तो ये आई कैप क्या बता रहा है भाई, तो डायरेक्शन बता रहा है। आई कैप तो हमें भाई डायरेक्शन बता रहा है, मीन्स mv मैग्नीट्यूड का नेट चेंज इन मोमेंटम है, और वो किस डायरेक्शन में है भाई, तो इस डायरेक्शन में है, लेफ्टवर्ड में है, होना भी चाहिए। वॉल ने जो फोर्स लगाया बॉल पे वो लेफ्टवर्ड में लगाया, तो जिधर फोर्स उधर चेंज इन मोमेंटम, उधर ही इम्पल्स, क्योंकि इम्पल्स तो होता है भाई, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन तो भाई पॉजिटिव है, स्केलर है, जिधर फोर्स उधर चेंज इन मोमेंटम और उधर ही इम्पल्स। तो फोर्स बॉल पे जो लगेगा वो तो लेफ्टवर्ड लगाएगा बॉल, और लेफ्टवर्ड लगाएगा तो लेफ्टवर्ड में ही मोमेंटम होगा, इसलिए माइनस साइन बता रहा है लेफ्टवर्ड में चेंज इन मोमेंटम है, और ये कितना है, टोटल mv का चेंज इन मोमेंटम है। ठीक है भाई, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। वैसे ऑब्जर्वेशन मेथड ज़्यादा कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। शॉर्टकट में खोपड़ी खर्च करेंगे क्या भाई, तो एक बात ये देखेंगे कि जब मोमेंटम में चेंज स्पीड का नहीं हो रहा, स्पीड का चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये mv मोमेंटम तो ये भी mv मोमेंटम, और दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट विल रिमेन सेम। अब जब दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम है तो वर्टिकली देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, जो है हॉरिजॉन्टल में है, और हॉरिजॉन्टल में mv cos 60 लेके गया, mv cos 60 लेके वापस आ गया, तो 2mv cos 60 इज द नेट चेंज इन मोमेंटम, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू इम्पल्स, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू इम्पल्स, ऐसा हम लोग समझते हैं। ठीक है भाई, ये समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन है ये, जल्दी से इसको ट्राई करेंगे हम लोग। ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन वेज। ब्लॉक ऑफ मास m स्मूथ इंक्लाइन वेज पे रखा हुआ है, ABC है इंक्लाइन वेज, इस पे रखा हुआ है सोन इन द फिगर। द वेज इज गिवन एन एक्सेलरेशन a टूवर्ड्स राइट, इस डायरेक्शन में इसको a एक्सेलरेशन दिया गया।
ठीक है, टुवर्ड्स राइट। द रिलेशन बिटवीन ए एंड थीटा, रिलेशन बिटवीन ए एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज, वेज पे स्टेशनरी रखने के लिए एक्सेलरेशन ए और थीटा में क्या रिलेशन रहना चाहिए। तो जो लोग इस तरह के क्वेश्चन किए हैं पहले, प्रैक्टिस मैंने भी बहुत पहले कराया था, आपको शायद भेजा हो या नहीं भेजा हो, तो MCQ का एक क्वेश्चन का वीडियो अगर नहीं भेजा होगा तो मैं आज भेज दूंगा। बट ये रिलेशन स्टैंडर्ड लोग याद रखते हैं, A इज़ इक्वल टू जी टैन थीटा, A इज़ इक्वल टू जी टैन थीटा, ये होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट। फिर भी मैं अभी ऑब्टेन कर देता हूँ कहाँ से आया, तो ये इसका तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी ये याद है तब तो डायरेक्ट है, नहीं याद है तो डायरेक्ट नहीं है, फिर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलो सॉल्व करके दिखाते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग, सॉल्व किया जाए। याद रखना है कि जब भी कोई ऐसा वेज होता है जो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे है ये, और ये वेज पे कोई भी ब्लॉक रखा हुआ हो, कोई भी ब्लॉक रखा हुआ हो और इसका हम लोग जानना चाहते हैं कि ये ब्लॉक इस पे स्लाइड ना करे, ये जो ब्लॉक रखे हैं ये इस पे बिल्कुल स्लाइड ना करे, और ये उस कंडीशन में विदाउट स्लाइडिंग ब्लॉक पे इस तरह से स्टेशनरी रहे, जबकि ये स्मूथ ब्लॉक है, जबकि ये स्मूथ ब्लॉक है, फिर भी ये इस पे स्टेशनरी रहे, तो उसके लिए एक्सेलरेशन कितना देना पड़ेगा, इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना देना पड़ेगा। तो दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी टैन थीटा। करना कुछ नहीं है, सूडो फोर्स का एक कॉन्सेप्ट है, उसको यूज़ करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको हम लोग देख सकते हैं भाई। ऐसे रिज़ल्ट याद रखना, ऐसे दो कंडीशन होते हैं, दोनों रिज़ल्ट बता देता हूँ, फिर इसको सॉल्व भी हम लोग कर सकते हैं। ये अगर वेज है, ये अगर वेज है तो ध्यान रखना इस ब्लॉक को, ये जो इस पे ब्लॉक रखा हुआ है, ये जो ब्लॉक रखा हुआ और ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो दो कंडीशन स्टैंडर्ड हैं जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको डायरेक्ट रिजल्ट याद ही रखना चाहिए। क्या भाई, तो ये अगर ब्लॉक है और इसको बिल्कुल स्मूथ रहने के बाद भी ये इस पे स्लाइड ना कर पाए, उसके लिए इस वेज का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन में वेज का एक्सेलरेशन होना चाहिए। और कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो भाई जी टैन थीटा। ये किस चीज़ के लिए, फॉर नो स्लाइडिंग, फॉर नो स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का कोई स्लाइडिंग ना हो पाए उसके लिए ये है। दूसरा रिजल्ट क्या है भाई, तो दूसरा रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर कोई ऐसा वेज है, इस पे ब्लॉक रखा हुआ हो और ये इसको स्लाइड, इसको फ्री फॉल होने में तो रोकेगा, ये फ्री फॉल की बात सोचें, अंडर ग्रेविटी ये मूव नहीं कर पा रहा क्योंकि ये वेज पे है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस स्मॉल m ब्लॉक जो है वो फ्री फॉल करे अंडर ग्रेविटी, ऐसे फ्री फॉल करे अंडर ग्रेविटी, मतलब ये वेज उसके रास्ते से हट जाए, ये जस्ट फ्री फॉल करे, ऐसे है ब्लॉक रखा हुआ, ऐसे ब्लॉक रखा हुआ अगर है तो थोड़े टाइम में ये ब्लॉक ऐसे हो जाए, थोड़े टाइम में ये ब्लॉक ऐसे नीचे आ जाए, और थोड़े टाइम में ये ब्लॉक ऐसे नीचे आ जाए, और ये फ्री फॉल करे अंडर ग्रेविटी। जिस तरह से ब्लॉक को ऐसे या पेन को ऐसे रिलीज़ कर देते हैं तो इस जैसे फ्री फॉल करेगा, वैसे ही ये भी फ्री फॉल करता नज़र आए, मीन्स इसके रास्ते से ये वेज हट जाए। तो उसके लिए कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो उसके लिए भी रिजल्ट है एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए, तो अभी इस बार इधर नहीं एक्सेलरेट होना चाहिए, इस बार इधर एक्सेलरेट होना चाहिए इस वेज को। और ये मान लो ए डैश है, तो ए डैश का वैल्यू शुड बी इक्वल टू जी कॉट थीटा, जी कॉट थीटा होगा इस डायरेक्शन में। तो समझो कि इस ब्लॉक के रास्ते से ये हट गया और ये फ्री फॉल कर रहा है, मीन्स अब ये इस पे नॉर्मल का वैल्यू कितना लगाएगा भाई, तो नॉर्मल का वैल्यू अब 0 लगाएगा, मीन्स इसके रास्ते से बिल्कुल हट जाएगा और ये फ्री फॉल कर पाएगा। फॉर फ्री फॉल ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक m का फ्री फॉल होना चाहिए अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल होना चाहिए अंडर ग्रेविटी। तो उस कंडीशन में ये होना चाहिए एक्सेलरेशन। ये दो रिजल्ट हैं, ये ध्यान रखने हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन जरूर देना चाहिए था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी कॉट थीटा का, ताकि बच्चा इसमें कंफ्यूज हो कौन सा है कंडीशन। फ्री फॉल होने के लिए इसको इधर एक्सेलरेट करना, मीन्स इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब इधर स्लाइड कराने से, इधर एक्सेलरेट करने से इसके रास्ते से थोड़ा ही हट जाएगा, इसके पाथ फ्री फॉल वाला पाथ में थोड़ा ही हट जाएगा, ये तो और इंसर्ट होगा।
इसलिए इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना चाहिए, तो ये कितना एक्सेलरेशन हो मिनिमम कि ये फ्री फॉल हो जाए, तो एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, मिनिमम इतना एक्सेलरेशन तो होना ही चाहिए जी कॉट थीटा। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो बिल्कुल हट जाएगा, कम से कम इतना होगा तो हटा हुआ रहेगा, दैट इज नॉर्मल का वैल्यू 0 रहेगा। तो फिजिक्स मानेगा कि इस कंडीशन में जी कॉट थीटा हो, नॉर्मल 0 हुआ तो इसके रास्ते में नहीं है, फिजिक्स तो यही मानेगा। ये तभी इसके रास्ते में आएगा जब इसको कुछ नॉर्मल लगाना पड़े, ये जब नीचे फॉल करना चाहे तो ये कुछ नॉर्मल डेवलप कर ले, कॉन्टैक्ट में आएगा तो नॉर्मल डेवलप करेगा, ऐसे कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो ये एक्चुअली एक ऑप्शन ये जी कॉट थीटा का होना चाहिए था, कोई बात नहीं है। ये 2 रिजल्ट आपको याद रखने हैं, अगर आप चाहो तो इसको न्यूमेरिकली सॉल्व भी कर सकते हैं। हम लोग सॉल्व करके देखना चाहें तो आप कर सकते हैं। इस रिज़ल्ट को ज़रूर नोट कर लो, इस रिज़ल्ट को ज़रूर नोट कर लेना चाहिए या स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। इसको अगर करके देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं। चलो इसको करके अगर देखते हैं तो देखो अगर मान लो एक हमारा ट्रायंगुलर वेज है, इस पर हम लोग बात करना चाहते हैं, एक ब्लॉक बनाना चाहते हैं, तो ठीक है भाई एक ब्लॉक बनाया जाए। इस पर मान लो हमने ब्लॉक बना दिया ऐसे, थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है भाई, इसको इधर एक्सेलरेट करेंगे तभी ये इस पे जब इधर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे तो इसको स्लाइडिंग से रोकेगा, क्योंकि अभी जो ये इस पे mg लग रहा है, ध्यान देना, इस mg को रिजॉल्व किया जाए तो इसके 2 कंपोनेंट मिलेंगे भाई। इसके 2 कंपोनेंट क्या क्या मिलेंगे, तो एक मिलेगा इधर कितना, तो mg साइन थीटा, एक जो कंपोनेंट है वो मिलेगा इधर mg साइन थीटा, जो कि इसको चाहेगा कि स्लाइड करें, mg साइन थीटा कंपोनेंट। दूसरा इधर कंपोनेंट जो मिलेगा वो होगा mg cos थीटा, वो तो नॉर्मल डेवलप करना चाहेगा कि ये भाई नॉर्मल डेवलप हो, इसके अगेंस्ट ये नॉर्मल डेवलप कराना चाहेगा। तो mg के 2 कंपोनेंट है, ये दोनों कंपोनेंट इस तरह स्लाइड करना चाहेगा। लेकिन आपको क्या चाहिए भाई, तो आपको ये चाहिए कि ये स्लाइड इसको नहीं होने दें, इसको स्लाइड नहीं होने देने, उसके लिए कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा ये तो हमें निकालने हैं। व्हाट इज शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन दें वेज को कि ये स्लाइड ना कर पाए। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फॉर नो स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक हम लोग निकालना चाहते हैं, फॉर नो स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक ऑन वेज। इसके लिए क्या होना चाहिए, तो भाई एक तो स्लाइडिंग डाउन कराना ही चाहता है, तो इसको स्लाइडिंग रोकने के लिए हमने बोला क्यों स्लाइड कर रहे हो भाई, और इस डायरेक्शन में रखा कि तुम ऊपर स्लाइडिंग, अगर बहुत ज़्यादा जोर से इधर एक्सेलरेट कर दें तो ये ऊपर स्लाइडिंग टेंडेंसी रखेगा। फॉर एग्जांपल पेज पे हम लोग अगर एक ब्लॉक रखें, इसको इधर स्लाइड कराएं, इसको इधर एक्सेलरेट कराएं तो ये इस पर ऐसे चलना चाहेगा, इधर कराएंगे तो ये इस पर ऐसे चलना चाहेगा। तो अगर इसको हम लोग ऐसे करें तो ये इसके ऊपर से जाना चाहेगा, उसके ऊपर चढ़ना चाहेगा, मीन्स इस डायरेक्शन में चढ़ना चाहेगा। कैसे सॉल्व करें इसको, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग देख सकते हैं भाई, क्या देख सकते हैं, तो लेट वेज इज एक्सेलरेटेड राइटवर्ड एज सोन। अब हम लोग इस वेज फ्रेम में ही बैठ जाएं। अब विद रिस्पेक्ट टू वेज फ्रेम हम लोग बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू वेज फ्रेम अगर हम लोग बात करें तो भाई इतना तो तुम्हें पता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम, कोई भी एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये पढ़ा होगा, एक वीडियो भी मैंने डाल दिया था भाई कि रिवाइज कर लेना मेन कॉन्सेप्ट। अब वो भी आप ना करें तो फिर आपको कौन बचाएगा बोलिए, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ जो हैं, कोई भी 2 तरह के फ्रेम होते हैं भाई। नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर हमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने हैं, वी मस्ट अप्लाई सूडो फोर्स। और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब भी हमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा तो सूडो फोर्स चाहिए टू यूज़ कौन सा भाई, तो न्यूटन्स लॉ को अगर यूज करना चाहते हैं, F = ma अप्लाई करना चाहते हैं तो सूडो फोर्स लगाना चाहिए। और ये सूडो फोर्स होता कितना है भाई, तो ये सूडो फोर्स होता है माइनस ऑफ ma0, वेयर a0 इज द एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम का ये a0 एक्सेलरेशन है, जिधर एक्सेलरेट करोगे उसके अपोजिट में।
तो समझो कि अगर ये ए नॉट एक्सेलरेशन लिया है तो एम ए नॉट इधर लगाएंगे। सो वेज पे जो लगेगा फोर्स वो हम लोग देखना चाहें अगर, तो हम लोग दिखा सकते हैं भाई कि इस वेज पे जो ब्लॉक रखे हैं इस पे लगने वाला फोर्स एक ये है, तो इसी में दिखा देता हूँ भाई, उसी में दिखा देता हूँ अलग कलर से। इसमें जब ये राइटवर्ड एक्सेलरेटेड है तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा लेफ्टवर्ड में। कितना वैल्यू का भाई, क्योंकि राइटवर्ड में एक्सेलरेटेड है इसलिए सूडो फोर्स लगेगा लेफ्टवर्ड में एम ए नॉट वैल्यू का, एम ए नॉट वैल्यू का लगेगा। और ये थीटा अगर है तो ये इंक्लाइन प्लेन से ये थीटा एंगल पे ही होगा। अब ये थीटा एंगल पे है भाई, ये अगर थीटा है सोचो तो ये वाला क्या है भाई, इससे अगर एंगल थीटा है तो ये तो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन ही तो हमने ड्रॉ किया है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है और ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और इस तरह से इस एम ए नॉट जो सूडो फोर्स है इसका दो कंपोनेंट होगा। उन दोनों कंपोनेंट को अगर हम लोग दिखा दिए जाएं तो इन दोनों कंपोनेंट को मैं दिखा देता हूँ। इसका एक कंपोनेंट है इधर, वो कितना है भाई, तो एम ए नॉट कॉस थीटा, एम ए नॉट कॉस थीटा। और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, तो एम ए नॉट साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन से मैं दो टाइप के ऑब्जेक्टिव दिखाऊंगा, दो ऑब्जेक्टिव कम से कम इसमें बनते हैं। तो इसको भी रिजॉल्व कर दिया भाई, सूडो फोर्स को रिजॉल्व कर दिया जिस तरह से इस वेट फोर्स को रिजॉल्व कर दिया था। वेट फोर्स को ग्रीन से रिजॉल्व पार्ट दिखाया है और इस सूडो फोर्स का ऐसे दिखाया है, और ये तो है ही नॉर्मल फोर्स। ठीक है भाई, तो अब देखो कि अगर इस कंडीशन में क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाता है कि नॉर्मल का वैल्यू कितना, तो भाई नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पे कितना, तो नॉर्मल का वैल्यू कितना, तो देख रहे हो कि एक्सेलरेशन जो भी होगा अलोंग द इंक्लाइन होगा, देयर इज नो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। इस डायरेक्शन में तो कोई इंक्लिनेशन नहीं, एक्सेलरेशन नहीं, जो एक्सेलरेशन स्लाइडिंग वाइडिंग होना है वो सब अप द इंक्लाइन स्लाइडिंग होगा या डाउन द इंक्लाइन स्लाइडिंग होगा, कभी भी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन थोड़ी ना मोशन होना है। इसलिए इस डायरेक्शन में एक एंडेस है और इधर अगर हमारा एक है एम ए नॉट साइन थीटा, दूसरा है फोर्स वो है एम जी कॉस थीटा, एंड देयर इज नो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। इसका मतलब एंडेस का जो वैल्यू है जरूर इसका मतलब इधर का फोर्स और इधर का फोर्स काउंटर बैलेंस्ड है, इसलिए तो इधर एक्सेलरेशन नहीं है। So no acceleration perpendicular to the incline, it means net force perpendicular to the incline will be 0. तो net force perpendicular to the incline हो गया हमारा mg cos थीटा प्लस ma नॉट साइन थीटा। जब भी ज़रूरत हो ये हम लोग रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये नॉर्मल निकालने पे आ सकता है, दूसरा अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि स्लाइडिंग जो ऐसे हम लोग वेज को एक्सेलरेशन दिए इसके चलते ये इस डायरेक्शन में जो सूडो फोर्स लगा उसका एक कंपोनेंट इसको अप द इंक्लाइन स्लाइड करना चाहता है और mg का एक कंपोनेंट है डाउन द इंक्लाइन स्लाइड करना चाहता है फॉर नो स्लाइडिंग। अगर स्लाइडिंग नहीं होने देना है देन जो अप द इंक्लाइन स्लाइड कराने वाला एम ए नॉट कॉस थीटा है दिस मस्ट बी इक्वल टू डाउन द इंक्लाइन स्लाइड कराने वाला कंपोनेंट एम जी साइन थीटा होना चाहिए। और यहाँ से क्या होगा भाई, तो एम एम कैंसल्ड हो जाएगा, एम एम कैंसल्ड हो जाएगा और एक्सेलरेशन ए नॉट का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो जी और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज जी टैन थीटा मिल जाएगा। इतना एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा कि इस डायरेक्शन का कंपोनेंट 5 न्यूटन, तो इधर एम जी साइन थीटा भी 5 न्यूटन, नो स्लाइडिंग। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या हुआ भाई, तो कंक्लूजन ये हुआ कि अगर एक्सेलरेशन ये है तो नो स्लाइडिंग, तो फिर क्या होगा, नो स्लाइडिंग। छोटा लिख देता हूँ, ऐसा अगर हुआ तो नो स्लाइडिंग। बट इफ एक्सेलरेशन हमने इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन दे दिया बट एक्सेलरेशन अगर ग्रेटर देन जी टैन थीटा हो जाए, जी टैन थीटा से ज़्यादा हो जाए, ये ज़्यादा अगर एक्सेलरेशन दे दिया तो इधर वाला ये ज़्यादा फोर्स लग जाएगा सूडो फोर्स, ये ज़्यादा कंपोनेंट हो जाएगा तो ये अप द इंक्लाइन स्लाइड करेगा। ऐसा हुआ तो ब्लॉक विल स्लाइड किधर, तो अप द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन ये स्लाइड करेगा। एंड इफ एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन ए या ए नॉट जो भी दिखा रहे हो अगर लेस देन जी टैन थीटा हो जाए, इसका मतलब एम जी साइन थीटा तो 5 न्यूटन है, लेकिन ये उतना नहीं डेवलप किया कि ये 5 न्यूटन हो पाए, ये 3 न्यूटन ही रह गया। तो ये 5 है ये 3 है, तो ये डाउन द इंक्लाइन एक्सेलरेट हो जाएगा। देन ब्लॉक विल एक्सेलरेट
यानी मूव डाउन द इंक्लाइन। अब डाउन द इंक्लाइन जो ये मूव करेगा, स्लाइड करेगा, तो कितना एक्सेलरेशन होगा, कितना एक्सेलरेशन होगा भाई? तो इधर 5 न्यूटन, इधर 3 न्यूटन है, तो 2 न्यूटन नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास, ये होगा एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहेंगे हम लोग कि इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना होगा स्लाइडिंग करने का, तो स्लाइडिंग करने का एक्सेलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं। कितना भाई? तो यहाँ पे देखोगे, अगर डाउन द इंक्लाइन स्लाइडिंग होगा वो तभी होगा इस कंडीशन में, जी tan थीटा से जब लेस हो एक्सेलरेशन, तो वो हो जाएगा हमारा इधर फोर्स लग रहा है mg sin थीटा माइनस उधर जो फोर्स लग रहा है ma0 cos थीटा, तो जो भी नेट फोर्स हुआ 5 - 3 डिवाइडेड बाई मास। सो एक्सेलरेशन हो जाएगा g sin थीटा माइनस a0 cos थीटा, mm कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से एक्सेलरेशन भी पूछा जा सकता है कि ठीक है भाई, ये हमने एक्सेलरेशन दिया तो बताओ किधर होगा स्लाइडिंग और कितना एक्सेलरेशन होगा स्लाइडिंग के लिए। तो शायद आपको अब इतने डिस्कशन से क्लियर हो गया कि एक कंपोनेंट mg का जो कि डाउन द इंक्लाइन स्लाइड कराना चाहता था, वो उसका चाहत पूरा नहीं हो पाया क्योंकि वेव्स को इधर एक्सेलरेट करा दिया गया, जिसके चलते एक सूडो फोर्स मिला। उसका एक कंपोनेंट जो अप द इंक्लाइन स्लाइडिंग में इंटरेस्ट रखता है और ये डाउन द इंक्लाइन, दोनों में लड़ाई हो गई। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो उधर स्लाइडिंग ब्लॉक को करा लेगा, लेकिन जब दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा तो स्लाइडिंग नहीं होगा। स्मूथ सरफेस है तब भी स्लाइडिंग नहीं होगा। इसलिए नो स्लाइडिंग के लिए एक्सेलरेशन शुड बी जी tan थीटा, इसको एज ए रिजल्ट याद रखते हैं। क्लियर है यहाँ तक युवराज? बोलो भाई। तो आगे बढ़ा जाए, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट कर लिए होगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होगे? एक और मैं तुम्हें दिखा दूं भाई, वो वाला जी cot थीटा कैसे होता है, तो वो वाला भी देख सकते हैं कि इस कंडीशन में जब हमारा ब्लॉक ऐसे रखा हो और इसको फ्री फॉल होने देना है, इस ब्लॉक को अब हमें फ्री फॉल होने देना है, मीन्स ये इसके रास्ते से हट जाए, तो इसको कैसे हम लोग अचीव होने दें? ये कैसे होगा? तो भाई इसको रास्ते से हटाओ, इधर एक्सेलरेशन दो, इसको इधर एक्सेलरेशन दो। वो एक्सेलरेशन मिनिमम कितना देना पड़ेगा? मान लो a' देना पड़ेगा। तो a' अगर एक्सेलरेशन देते हैं तो क्या होगा इसमें, ये जरा देखा जाए। सपोज a' एक्सेलरेशन है तो उस कंडीशन में इस पर जो लगने वाले फोर्सेस हैं उसको हम लोग दिखाएं। तो लगने वाले फोर्सेस को दिखाए जाएँ भाई। तो इस पर फोर्स जो एक लग रहा है, एक तो भाई वेट फोर्स लगेगा ही लगेगा, तो वेट फोर्स लगेगा भाई। तो वेट फोर्स दिखा दिए जाएँ। इस वेट फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, क्या भाई? तो इसको रिजॉल्व कर दिया हमने। एक है हमारा mg sin थीटा, वो है ही क्योंकि ये थीटा एंगल है, और दूसरा इधर का कंपोनेंट जो कि mg cos थीटा वो है। ठीक है भाई। और नॉर्मल जो डेवलप होना है वो तो नॉर्मल डेवलप होगा भाई। नॉर्मल का वैल्यू मान लो n' दिखाया। इसको रास्ते से हटाने के लिए हमने लेफ्टवर्ड एक्सेलरेट कराया। तो लेफ्टवर्ड एक्सेलरेशन कराने से एक एक्सेलरेशन तुम्हें सूडो फोर्स के फॉर्म में मिलेगा, राइटवर्ड में मिलेगा भाई। सूडो फोर्स के फॉर्म में राइटवर्ड में मिलेगा। अगर हम लोग इसी फ्रेम में बैठ जाएं और देखें, फ्री फॉल होना है मतलब इसको कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ये इधर एक्सेलरेट कराओगे तो इस फ्रेम में जब भी देखेंगे तो इधर एक हमें मिलेगा सूडो फोर्स। क्या मिलेगा भाई? तो एक मिलेगा सूडो फोर्स। तो इधर का जो सूडो फोर्स मिलेगा वो मिलेगा ma0, या a' है अगर तो ma' मिलेगा। ठीक है भाई, ma' मिलेगा। इस ma' का एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा भाई? तो ये होगा ma', और क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, तो ma' cos थीटा। इधर वाला जो कंपोनेंट मिलेगा वो मिलेगा ma' sin थीटा। इस तरह से मिल गया। बहुत अच्छे। अब यहाँ तुम देखो तुम्हारा पर्पस क्या है? फ्री फॉल होने देना, फॉर फ्री फॉल ऑफ जो ब्लॉक है हमारा, ब्लॉक का फ्री फॉल स्मॉल m अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी अगर इसको फ्री फॉल अलाउ करने हैं देन नॉर्मल फोर्स मस्ट बी
0 और मे बी लेस देन 0, क्योंकि नॉर्मल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना मतलब कांटेक्ट है। इसका मतलब कांटेक्ट इन फिजिक्स, कांटेक्ट ऑफ वेज विद द ब्लॉक, और ये होने का मतलब है नो कांटेक्ट विद वेज। हमें तो चाहिए नो कांटेक्ट, क्योंकि फ्री फॉल होना है, तो नो कांटेक्ट ऑफ ब्लॉक विद वेज, यही तो हमें चाहिए, नो कांटेक्ट चाहिए। तो ठीक है भाई, नॉर्मल का वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लिया जाए। अब ये देखो mg cos थीटा मान लो 10 वैल्यू है, ये जो इधर एक्सेलरेशन दिया जिससे सूडो फोर्स मिला हमें, इसका इधर का कंपोनेंट अगर 8 है, ये 10 है और ये 8 है, तो नॉर्मल 2 लगने पड़ेंगे। और अगर ये 10 है इधर 6 है, तो नॉर्मल ये जो इसका कंपोनेंट 6 है तो नॉर्मल इसका 4 लगने पड़ेंगे, तभी तो 10 और ये 6 और 4 काउंटर बैलेंस करें, क्योंकि एक्सेलरेशन तो किसी भी हाल में परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन नहीं होने हैं। इसलिए ये वाला फोर्स mg cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू नॉर्मल प्लस दिस। नॉर्मल तो भाई जितना डेवलप करने की जरूरत हो उतना ही लगाएगा। 20 न्यूटन से फोर्स लगाओगे नॉर्मल 20 होगा, 10 न्यूटन लगाओगे नॉर्मल 10 होगा। भाई जितने से लगाओगे, कितने से लगा रहे हो, mg cos थीटा माइनस दिस, इतना ही से लगा रहे हैं, क्योंकि mg cos थीटा इसको प्रेस कर रहा है तो ये इसको उठा रहा है, हटा रहा है, तो ये माइनस ये इतना ही इफेक्टिव नॉर्मल है। तो नॉर्मल का वैल्यू हम लोग चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर नो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो जब नहीं है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि n डैश प्लस एम ए डैश साइन थीटा शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा। इट मीन्स n डैश शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा और माइनस एम ए डैश साइन थीटा। ये है भाई नॉर्मल। और तुम्हें चाहिए फ्री फॉल, फ्री फॉल चाहिए तो यही तो नॉर्मल नहीं चाहिए। इट मीन्स जितना ये 10 न्यूटन है तो ये एम ए डैश साइन थीटा ये भी 10 हो जाए तो नॉर्मल वैल्यू अपना 0 कर लेगा। सो फॉर नो कॉन्टैक्ट नॉर्मल शुड बी इक्वल टू 0, और नॉर्मल इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या हुआ भाई, तो ये हुआ कि इसका मतलब mg, इसका मतलब हो गया कि mg cos थीटा और माइनस एम ए डैश साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 0, वो होना चाहिए। यही तो हमारा n डैश था, तो n डैश का वैल्यू हमें 0 करना है, और 0 होने का मतलब हो गया दिस इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब mg cos थीटा शुड बी इक्वल टू एम ए नॉट साइन थीटा, एम ए डैश साइन थीटा। सो ए डैश का वैल्यू मिल गया, mm कैंसिल हुआ, और ए डैश का वैल्यू मिल गया g cot थीटा, g cot थीटा। तो g cot थीटा एक्सेलरेशन होने से हमारा नॉर्मल नहीं डेवलप होगा और हमारा ये फ्री फॉल कर पाएगा। उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन दे दें तो, अगर हम लोग g cot थीटा से भी ज़्यादा एक्सेलरेशन दे दें तो मतलब ये कम से कम इतना तो देना पड़ेगा, तो ये नॉर्मल 0 हो जाएगा। उससे ज़्यादा दे देंगे तो ये और ज़्यादा सूडो फोर्स लगेगा, ये और लिफ्टिंग, ये 10 न्यूटन लगेगा, और इसका कंपोनेंट इधर 20 हो जाए तो ये तो ऐसा ही हवा में उड़ जाएगा, इसको बिल्कुल छोड़ देगा। फॉर एक्सेलरेशन ए डैश ग्रेटर देन g cot थीटा, n डैश ही निगेटिव हो जाएगा। देखो फॉर ए डैश अगर हमारा g cot थीटा है, g cot थीटा है, अगर cot थीटा मतलब cos थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल, g cos थीटा, तो ये इक्वल होता है। लेकिन g cot थीटा से ज़्यादा अगर हो गया, g cot थीटा ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा, ये 20 न्यूटन है तो ये 30 न्यूटन, तो नॉर्मल -10 का मतलब नो कॉन्टैक्ट। तो इस कंडीशन में नॉर्मल का वैल्यू ही लेस देन 0 हो जाएगा, और लेस देन 0 होना या इक्वल टू 0 होना इसका मतलब होता है नो कॉन्टैक्ट। इसका मतलब है नो कॉन्टैक्ट। नॉर्मल नेगेटिव होना या 0 होना, नो कॉन्टैक्ट, दैट इज फ्री फॉल। तो हमारा ये फ्री फॉल ज़रूर होगा। तो कम से कम इतना होना चाहिए। सो रिजल्ट क्या है भाई, तो रिजल्ट ये है कि फ्री फॉल होने के लिए एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू g cot
थीटा। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। एक्सेलरेशन का वैल्यू जी कॉट थीटा से कम ज़्यादा होना चाहिए, तो हमारा क्या होगा, कोई कांटेक्ट नहीं बनेगा और ये फ्री फॉल कर जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी कॉट थीटा। समझ गए? ये नोट करना चाहें तो नोट कर भी सकते हैं। अच्छा, ठीक है भाई। युवराज सिंह, क्लियर है? कंफ्यूजन है? तनिष्का, कंफ्यूजन है? भुवनेश? नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ गए भाई, कहाँ गए? तो ये जी टैन थीटा हम लोग रेडीमेड फटाफट कर सकते हैं अगर हमें चाहिए नो स्लाइडिंग। तो ये था रिजल्ट। फ्री फॉल के लिए जी कॉट थीटा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जी कॉट थीटा होना चाहिए। ये रिजल्ट हम लोगों ने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? तो ये रिजल्ट याद रखना है तुम्हें शॉर्टकट के लिए। हम लोगों ने डिराइव कर दिया, ऑब्टेन कर दिया, समझो कि ये क्वेश्चन सॉल्व किया। सूडो फोर्स तभी लगाते हैं जब नॉन इनर्शियल फ्रेम से हमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने होते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आ गया जिसमें हम लोग लामिस थ्योरम यूज़ करते हैं, कर सकते हैं। और लामिस थ्योरम भी आपने देखा होगा भाई। अब जो नहीं करेगा तो सब कुछ थोड़ी ही हो जाएगा भाई। लामिस थ्योरम पे ये क्वेश्चन है। पर्पस है एंट्रेंस क्लास का कि आपको 11th के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराता चलूँ मैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करा के। तो यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको चाहो तो एक बार सॉल्व कर लो भाई, ट्राई कर लो एक बार। A body of a mass 60 kg is suspended by means of a 3 string P, Q and R. 3 string है P, Q and R as shown in the figure। ठीक है भाई, फिगर में है P, Q and R is in equilibrium। ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। The tension in the, ये तो वाल ऐसे अलग लिखा हुआ है। The tension in the string P is, P में कितना टेंशन है। बॉडी ऑफ मास 60 kg को सस्पेंड किया है, ये 60 kg मास है, सस्पेंड किया है, ये 90 डिग्री दिखा हुआ है। और P, Q and R ये सब स्ट्रिंग हैं भाई। हमें बताने हैं कि जब ये इक्विलिब्रियम में अपना है पड़ा हुआ तो उस कंडीशन में टेंशन इन द स्ट्रिंग P, टेंशन इन स्ट्रिंग P, TP मान लो हमें निकालना है। TP का वैल्यू क्या होगा, निकाला जाए भाई। टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो इसको सॉल्व करने के हम लोगों के पास दो मेथड हो सकते हैं भाई। इसको सॉल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं। आई थिंक स्पेस बनाने के लिए थोड़ा ऐसे छोटा कर दिया। दिख तो रहा है ना भुवनेश? ये दिख रहा है ना लिखा हुआ? यस सर, दिख रहा है। तो ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करें। तो इसका दो मेथड क्या क्या हो सकता है वो जरा देखो। नंबर 1 एनालिटिकली हम लोग सॉल्व करते हैं। मेथड 1 एनालिटिकली, कोई लामिस थ्योरम नहीं यूज कर रहे हैं। एनालिटिकली कैसे करेंगे भाई? तो देखो, अगर इसमें हम लोग बात करें, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ये वाला पॉइंट की अगर हम लोग बात सोचें, कौन सा पॉइंट भाई? बिल्कुल ये वाला जो नॉट है इसका, यहाँ पे देखें, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स। ये वर्टिकल फोर्स जो Q है, ये Q में जो टेंशन है TQ अगर बोले तो TQ का वैल्यू है 600 न्यूटन। क्यों भाई? इस पे वेट फोर्स जो लग रहा है, ये वेट फोर्स वो कितना, 60 इंटू जी, 60 इंटू जी, जी मीन्स 10, तो 600 न्यूटन। और ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये 600 न्यूटन का यहाँ पे टेंशन भी डेवलप्ड है। बोलो भाई, तो ये TQ हमारा क्या है? तो TQ हमारा 600 न्यूटन है।
अब ये 600 न्यूटन है। अब इस यहाँ देखो, इस वाले नॉट का इक्विलिब्रियम के लिए जितना वर्टिकल फोर्स 0 होना चाहिए तो हॉरिजॉन्टल फोर्स भी 0 होना चाहिए। ये 30 डिग्री अगर है तो ये वाला ऑब्वियसली 60 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है तो इस r का कंपोनेंट यानी कि TR का एक कंपोनेंट है इधर कितना भाई, तो TR cos 60 डिग्री, और इधर वाला जो कंपोनेंट है वो कितना है, तो TR sin 60 डिग्री। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और इधर का कंपोनेंट, इधर तो हमारा फोर्स ही है TP जो हमें चाहिए, टेंशन इन स्ट्रिंग P। तो अगर इस वाले सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम की बात करें तो वर्टिकल फोर्स नेट 0, हॉरिजॉन्टल फोर्स नेट 0, तो हम लोग फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ नॉट, जो नॉट है उसका कुछ भी हम लोग मास समझ ले, छोटा सा नॉट है, छोटा सा मास, उसको समझ लें। तो भाई समझो या मत समझो, यहाँ अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड, क्योंकि दो ही तो फोर्स हैं, एक इसका कंपोनेंट है अपवर्ड और दूसरा वेट फोर्स के चलते यहाँ पे जो लग रहा है 600 न्यूटन ये है डाउनवर्ड। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए जो हमारा TR cos 60 डिग्री है, TR cos 60 डिग्री है अपवर्ड फोर्स, दिस शुड बी इक्वल टू 600 न्यूटन जो कि डाउनवर्ड फोर्स है। इससे हमें TR का वैल्यू मिल जाएगा, कितना cos 60 हाफ होता है, तो ये हो गया 1200 न्यूटन। सो अगर ये वाला टेंशन पूछता तो ऐसे काम हो जाता, लेकिन हमें तो पूछा है TP। तो भाई अब हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए लिख लेंगे, ये मैं एनालिटिकली कर रहा हूँ, ये 11th क्लास के बच्चे भी करेंगे ऐसे, और मैं शॉर्टकट बताऊंगा लमीज थ्योरम से, वो फटाफट हो जाएगा भाई। तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए लिखेंगे तो जितना लेफ्टवर्ड में फोर्स है उतना ही राइटवर्ड में फोर्स होना चाहिए, क्योंकि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होना है। तो लेफ्टवर्ड में कितना फोर्स है, वो तो TP है भाई, वही तो हमें निकालना है। राइटवर्ड में फोर्स कितना है, तो TR sin 60 डिग्री है, और TR का वैल्यू निकाल चुके हैं भाई 1200, और sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, इसलिए वैल्यू कितना हो गया 600√3। तो 600√3 आंसर हो जाएगा, 600√3। 600√3 को क्या बोलेंगे, 60√3 G न्यूटन। ये G जो ऑप्शन में देख रहे हो, ये G ऐसे दे दिया, मतलब ये 9.8, मतलब तुम्हारा 10 समझो कि ये छुपा हुआ है, इसलिए एक 10 निकाल दिया और उसको G में कन्वर्ट कर दिया, तो 60√3। और 60√3 को कितना लिखोगे, 60 × 1.732, 60√3 का वैल्यू हमें चाहिए। तो 60 × 1. देखो भाई 1.5 होता तो 90 होता, 1.732 तो ये 100 समथिंग होगा, तो ये 100 समथिंग वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा, क्योंकि 60 में 1.732 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1.5 होता तो 90 होता, 1.7 है, तो इसलिए 100 के आसपास होगा। 130 है यहाँ पे, 50 60 तो होगा नहीं, तो यही वाला हो जाएगा इसका ऑप्शन। और हम लोग ये 60√3 समझो, 60√3G यही है इसका आंसर। G ऐसे लिख सकते हैं, और अगर खाली न्यूटन में लिखना होगा तो 600√3 न्यूटन। चलो ये तो एक मेथड हो गया भाई। दूसरा मेथड हम लोग लमीज थ्योरम से अप्लाई करके, और चाहें तो वो भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो लमीज थ्योरम से अगर निकालना चाहते हो भाई तो चलो उसको भी देख लिया जाए। लमीज थ्योरम क्या कहता था भाई, तो सब लोग जानते हैं। लमीज थ्योरम कहता है भाई कि जब भी 3 फोर्स हों और इक्विलिब्रियम में हो, 3 फोर्स हों, कोई भी 3 फोर्स है मान लो और इक्विलिब्रियम में है, ये अगर अल्फ़ा है, ये एंगल अगर बीटा है, ये एंगल गामा है, ये अगर टेंशन मान लो फोर्स है T1, ये फोर्स है T2 और ये फोर्स है T3। तो लमीज थ्योरम क्या कहता है कि भाई अगर ये 3 फोर्स से इक्विलिब्रियम बना हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक फोर्स T1 लिया तो डिवाइडेड बाई साइन इसके अपोजिट वाला एंगल बीटा इज इक्वल टू, अगर ये फोर्स लेते हैं T3 तो T3 डिवाइडेड बाई इसके अपोजिट में जो है हमारा ये एंगल अल्फ़ा, तो T3 डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा। और अगर T2 तुम्हें पता है, T2 जानना हो या निकालना हो या दिया हो तो T2 अपॉन ये वाला इसके सामने वाला, तो T2 अपॉन साइन गामा। ये होता है लमीज थ्योरम। जब भी 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम में रखें किसी बॉडी को, तो इन तीनों में क्या रिलेशन है, तो ये है।
अब इनमें से कोई एक फोर्स दिया हो और दूसरा फोर्स निकालना हो तो हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये 3 फोर्सेस थे यहाँ पे, TP, TR, TQ, जिसमें से एक नोन है, तो हम लोग क्यों ना TQ को ले लें भाई। TQ जब नोन है तो TQ को लाओ। तो ये TQ जो कि 600 न्यूटन है, तो TQ डिवाइडेड बाई इसके सामने वाला एंगल, तो ये TQ वाला ये है भाई, तो इसके सामने वाला एंगल ये है कितना, 90 + 60। साइन 90 + 60 का मतलब हो गया कितना, 150। दिस विल बी इक्वल टू, TQ भाई पता था इसलिए इसके लिए लिख दिया। दूसरा क्या है भाई, TP हमें निकालना है, तो TP को पकड़ लो। 3 को क्यों लेना, हमें तो भाई जो दिया है जो निकालना है वो लिखेंगे। तो TP डिवाइडेड बाई इसके सामने वाला एंगल, तो भाई ये वाला था 60 डिग्री, ये वाला है 30 डिग्री और ये है 90 डिग्री, तो ये 90 + 30 कितना हो गया, 120, साइन 120 डिग्री। बस अब इससे हम लोग एक सेंटेंस में निकाल लेंगे। ये तो मैंने TQ लिखा तुम्हें समझाने के लिए, ये सब क्या किया, समझाने के लिए। अदरवाइज हमें क्या ज़रूरत था, हम लोग तो सीधा लिखते कि भाई 600 न्यूटन डिवाइडेड बाई ये, यानी कि सीधा ये सेंटेंस लिखते 600 न्यूटन डिवाइडेड बाई साइन 150। और साइन 150 कितना होता है, उतना ही जितना साइन 30 होता है। ये है साइन का कर्व, साइन 150 देख रहे हो, ये है 180। 180 से 30 कम हो जाएगा 150। तो 180 से 30 कम होने पे कितना हाइट मिलेगा, तो 30 इधर होने पे जितना हाइट मिलेगा, मीन्स साइन 30 डिग्री वैल्यू। जितना साइन 30 डिग्री का वैल्यू उतना ही साइन 150 डिग्री का वैल्यू, इट मीन्स हाफ। दिस विल बी इक्वल टू TP जो निकालना है और साइन 120। साइन 120 कितना होगा भाई, तो 90 है ये, 90 पे 1, तो 90 से 30 बढ़ेंगे तब मिलेगा साइन 120। तो 90 से 30 आगे बढ़ने पे वही मिलेगा जो 30 कम होने पे मिलेगा। तो 90 से 30 कम होने पे और 90 से 30 ज़्यादा होने पे सेम वैल्यू मिलेंगे। सिमेट्री कहता है इसका, सिमेट्री कहता है कि 90 से 30 डिग्री आगे बढ़ने पे जो वैल्यू मिलेंगे 30 पहले पे भी वही वैल्यू मिलेंगे। इसलिए साइन 90 + 30 120 इज इक्वल टू साइन 120 वही होगा जो 90 से 30 पहले यानी साइन 60 डिग्री होगा। इट मीन्स √3/2। तो √3/2 होता है। अगर किसी को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं तो ऐसे पकड़ लेता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 उधर चला जाएगा। इट मीन्स TP इज इक्वल टू 600 √3। ये भाई ये 2 कैंसिल हो जाएगा और सीधा हो जाएगा 600 √3 न्यूटन। बोलो भाई, भुवनेश क्लियर है? यस सर। आप मुझे लग रहा है कि आप लोग ना 11th क्लास वाले को इग्नोर कर रहे हो, 11th क्लास के टॉपिक को कुछ लोग इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए कुछ लोग एब्सेंट भी हो जाते हैं। इग्नोर करेंगे तो आपका एंट्रेंस से दूरी बनता रहेगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि 11th को भी ज़िंदा रखने हैं भाई, 11th पे भी प्रैक्टिस करने हैं, कुछ ना कुछ करते रहने हैं। वीडियो भेजूँगा, रिवाइज ना करो आप तो भी बेकार ही है। 12th तो चलता ही रहना चाहिए ही, जिस पे से चल रहा है 3 क्लास दे ही रहे हैं, उस पर हम लोग बढ़ता रहेगा। लेकिन 11th को भी ज़िंदा रखने हैं भाई, तो लामिस थ्योरम का यूज़ करके ये ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम है? तनिष्का क्लियर है यहाँ तक? बोलो भुवनेश। यस सर, क्लियर है। तो लामिस थ्योरम यही है, लामिस थ्योरम यही कहता है भाई, 3 फोर्स देखो और इक्विलिब्रियम हो तो कोई बात नहीं, कोई एक फोर्स पकड़ो डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अपोजिट एंगल, दूसरा फोर्स पकड़ो साइन ऑफ अपोजिट एंगल, रेशियो लेते चलो। हमें जिसकी ज़रूरत है वो 2 फोर्स पकड़ लेंगे। अगर हमें ये वाला दिया होता, ये निकालना होता, तो मैं इसको लेता, इसको छोड़ देता। अब यहाँ फोर्स दिया हुआ है, फोर्स ना दे करके मास दिया हुआ है, तो मास दिया हुआ तो ये फोर्स पता है, तो ये फोर्स पता है, तो ये वाला और ये वाला इसी को पकड़ेंगे। TR की हमें क्या ज़रूरत, और एनालिटिकली करेंगे भाई, तो ऐसे एनालिटिकली में TR की भी हमें ज़रूरत पड़ गई, तो ऐसे सॉल्व करके भी ला सकते थे। चलो क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम लोग। चलो ये क्वेश्चन आया, जल्दी से इसको ट्राई करो, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं।
In the diagram, 100 kg block is hanging from pulley and force F is applied on the string to keep the system in equilibrium. If the whole system is moving up with a constant velocity v, then tension at point P in the string will be. Tension at point P in the string कितना होगा, उसको हम लोग क्लियर करते हैं, आराम से देखते हैं। भाई ये पुली है, ऐसा पुली है जिसको कि हैंग किया गया एक स्ट्रिंग से, जो कि P नाम का स्ट्रिंग है, उससे हैंग किया। इस पुली के दोनों तरफ इस तरह से स्ट्रिंग लगे हुए हैं और एक और छोटा पुली है जिसका कि एक एंड से स्ट्रिंग इसके सेंटर को होते हुए, और ये तब पुली से हैंग है। तो अब ऐसे कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम में है, क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में है। द डायग्राम 100 kg ब्लॉक इज हैंगिंग फ्रॉम द पुली, 100 kg ब्लॉक को हैंग किया है हम लोगों ने भाई, एंड force F is applied to keep the system in equilibrium if the whole system is moving but up with a constant velocity. constant velocity का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो मीन्स इक्विलिब्रियम है। अरे इक्विलिब्रियम है मीन्स एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी हमारा जीरो रहे या कांस्टेंट रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। F इज इक्वल टू ma एनालिसिस करने में, फोर्स एनालिसिस करने के मामले में वेलोसिटी जीरो रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं है। एक्सेलरेशन जीरो है तो हमारा एनालिसिस इसी हिसाब से चलेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी इज इक्विवेलेंट टू समझो रेस्ट में, तो हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे। अब देखो भाई ये 100 न्यूटन का है, अगर मैं इस ब्लॉक की ही बात करूं तो ये 100 kg का ये जो ब्लॉक है इस पे जो वेट फोर्स लग रहा है वो ज़रूर 100 इंटू जी दैट इज़ 1000 न्यूटन है भाई। 1000 न्यूटन का इस पे फोर्स लग रहा है। बहुत अच्छा भाई, तो इसका मतलब यहाँ जो स्ट्रिंग तुम्हें दिख रहा है वो ज़रूर यहाँ पे टेंशन बना है, वो 1000 न्यूटन का है, तभी तो इसको इक्विलिब्रियम में रखा है भाई। ठीक है भाई, अब इससे कनेक्टेड है ये पुली, तो ये जब पुली कनेक्टेड है तो यहाँ पे मान लो T2 है, तो ये वाला भी तो भाई T2 है क्योंकि स्ट्रिंग तो एक ही है, तो T2 और यहाँ पे जो ये हमारा T है तो ये ये T2 और T2 2T2 के इक्वल है क्योंकि ये मासलेस पुली है भाई। अब अगर इस पे सिस्टम बनाएं हम लोग, इस पुली पे सिस्टम समझ करके अगर एनालिसिस करते हो तो इसका मतलब T2 और T2 मिल करके 2T2 अपवर्ड में फोर्स लगाया और डाउनवर्ड में 1000 न्यूटन लगा। दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि मास ही जीरो है तो एक्सेलरेशन होके भी क्या करेगा, तो ये जीरो है। इट मीन्स T2 का वैल्यू सिंपल 500 है। तो 500 है, ये तो तुम्हें ऐसे दिखा दिया, वैसे खुद ही ऑब्जर्वेशन मेथड से सोच सकते हो कि ये अगर 1000 है तो ये दोनों 500 है, तभी तो इक्विलिब्रियम में रखेगा भाई। तो ये भी 500, ये भी 500 और इधर से 1000। तो इस सिस्टम के लिए इसको सिस्टम बनाया, अगर देखो ध्यान से मैं डायग्राम भी बता देता हूँ कि अगर ये सिस्टम बना है पुली तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है, इस पे लगने वाला फोर्स दिखाएंगे तो ये वाला है डाउनवर्ड में फोर्स जो कि था 1000 न्यूटन, और ये था अपवर्ड में फोर्स जो कि था T2, और ये एक अपवर्ड फोर्स था जो कि था T2। और इसका अपना तो कुछ वेट है नहीं क्योंकि मास इसका हम लोग जीरो समझने हैं, मासलेस पुली। जब तक बोला ना जाए तब तक मास को समझा नहीं जाता, इसलिए ये तो खोपड़ी में ही कैलकुलेशन कर लेने, ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है जब हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए चले हैं। जैसे ही देखोगे यहाँ अच्छा 1000 न्यूटन, अच्छा और ये एक्सेलरेट करे या ना करे मासलेस पुली है हमारा भाई, तो यहाँ टेंशन ज़रूर 500 हो। तो ये जो 500 है भाई, और ये अगर 500 है, ये 500 है तो इसका मतलब यही वाला स्ट्रिंग यहाँ आ गया है, तो इसका मतलब ये F जो लग रहा है वो भी कितना है, 500 न्यूटन ही है। बिल्कुल है भाई 500 न्यूटन। तो अब सोचो इस बड़े वाले पुली पे फोर्स का एनालिसिस करें तो इधर से जो T2 लग रहा है 500 न्यूटन, ये वाला जो T2 लग रहा है ये भी इस पे तो लगेगा भाई ऐसे। इस वाले को जब सिस्टम को पुली बनाओगे तो भाई ये भी इधर से लगेगा, ये भी T2 वैल्यू का लगेगा, ये भी ठीक है। और इधर से जो फोर्स लग रहा है ये F, ये भी हमारा वही वैल्यू है 500 न्यूटन। ये वाला T2 भी है 500 न्यूटन, सब तो 500 न्यूटन है भाई। तीन फोर्स हैं इस पे, 500 न्यूटन 500 न्यूटन। और इधर से हमारा एक ही है भाई, वो है TP है भाई। तो इस TP का हमें वैल्यू चाहिए, तो TP का वैल्यू क्या हो जाएगा 5555, यानी कि 1500 हो जाएगा भाई, क्योंकि एक्सेलरेटेड तो है नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब नॉन एक्सेलरेटेड है। सो 1500 न्यूटन का ये TP है।
तो 1500 न्यूटन का मतलब हो गया कि ये है 1470, क्योंकि g का वैल्यू इसने लिया होगा 9.8, तो यहाँ 100 kg इंटू 9.8 अगर करेंगे, 100 kg इंटू 9.8 करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 980 न्यूटन। तो क्या मिल जाएगा 980, 1000 के बदले में क्या मिलेगा 980 न्यूटन। अगर 9.81 यूज़ करें तो 981 हो जाएगा, इनफैक्ट 981 या 980 चलो लेते हैं, तो ये 980 होगा। तो 980 करता हुआ 3 है भाई, तो 980 इंटू 3 ऐसा कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो गया 24 और 3 980 इंटू 3 करने हैं ना, तो ये 0 हो गया। ये इतना आ रहा है 980 अच्छा 980/2 करना था ना, 980 पूरा का पूरा 3 नहीं करना, 980/2 भाई 1000/2 500 था, तो 980/2 इंटू 3, 980/2 इंटू 3 मीन्स इसका टोटल का डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं। तो टोटल का डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 4 8 हो गया, 2 7 और 0, बिल्कुल यही हो जाएगा 1470 ये मिल रहा है भाई। तो यहाँ पे टीपी का वैल्यू हमारा ये है भाई, जो 980, जी का वैल्यू 9.8 लेंगे तो ये मिलेगा, 10 लेंगे तो ये मिलेगा वैल्यू। बोलो भाई भुवनेश, तनिष्का, क्लियर है? भुवनेश क्लियर है यहाँ तक? युवराज भाई, युवराज क्लियर है भाई? मेरे पास जहाँ से मैं क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे जोर की बारिश हो रही है, हो सकता है नेटवर्क में थोड़े इश्यूज भी हों। आप बोलो साउंड ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं या नहीं? बोलो भाई युवराज। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। भुवनेश ये सर क्लियर है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसकी। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। 100 kg वाले का 1000 था, 1000 से ये 500 मिला, और ये इस पुली पे देखें तो 500 इधर, 500, तो टोटल मिला करके 1500 मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट पे चलो, ये आ गया ये क्वेश्चन, चलो जल्दी से इसको सॉल्व किया जाए। इसको भी टू ब्लॉक्स A एंड B ऑफ मास 3m एंड m रिस्पेक्टिवली। अच्छा, एक 3m है और एक m है, 3m एंड m रिस्पेक्टिवली, इस तरह से हैं। और क्या है भाई, तो और क्या है वो भी देखने पड़ेंगे। Connected by massless inextensible string, the whole system is suspended by a massless spring as shown in figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut are. स्ट्रिंग को कट कर दिया, ये दोनों कनेक्टेड बाई स्ट्रिंग है, दोनों ब्लॉक, यहाँ पे कट मारा, तो immediately after cutting what should be the acceleration of block A and B? Just after cut acceleration of A चाहिए, acceleration of B चाहिए। तो ठीक है भाई, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे ही स्ट्रिंग कट हुआ, पहले बी की बात कर लो। ब्लॉक बी के लिए सोच लिया होगा अब तक तुमने। ब्लॉक बी के लिए जो कि m मास का है, इस पे वेट फोर्स लग रहा था
और जब तक ये स्ट्रिंग कनेक्टेड था, हैंगिंग कर रहा था, इसके वेट को बैलेंस कर रहा था, तब तक ये टेंशन हमारा mg लगा हुआ था। जैसे स्ट्रिंग हुआ कट, ये फोर्स हो गया फ्री, ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब कि ये ब्लॉक अब सिर्फ एक ही फोर्स mg के इन्फ्लुएंस में आया, और mg के इन्फ्लुएंस में आएगा तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कितना होगा, तो g होगा भाई। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स अगर डाउनवर्ड में लिखोगे और मास इनटू एक्सेलरेशन लिखोगे भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओनली mg है और मास इनटू एक्सेलरेशन ये तो चाहिए ही हमें, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें g मिलेगा। तो सिंपली बी ब्लॉक तो भाई g से जाएगा, बी ब्लॉक g से जाएगा, तो g वाला ऑप्शन एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये दोनों तो भाई नहीं हो सकते। अब बात करेंगे ए ब्लॉक की। ए ब्लॉक का हम लोग सोच सकते हैं भाई फिर, तो ए ब्लॉक का क्या होगा, तो ए ब्लॉक का देखते हैं भाई। ए ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस को देखो, तो ए ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस का एनालिसिस करें। इसका मास 3m है, बहुत अच्छे। अब यहाँ देखो कि इधर से जो स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा था वो अब बंद हो चुका, वो फोर्स अब बंद हो चुका है, तो कोई बात नहीं है। एक फोर्स mg तो ज़रूर लग रहा है ना, इसका 3mg वेट फोर्स वो तो लगेगा, टेंशन नहीं लगेगा। ये जो टेंशन था वो 0 हो चुका है, और ऊपर से ये जो स्प्रिंग है जो वो फोर्स लगाएगा वो तो लगता रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग में कनेक्टेड है। वो फोर्स था कितना भाई, तो ये वाला जो स्ट्रिंग में फोर्स था, तो भाई ये 4m का वेट, अगर इन दोनों को कंबाइंड सिस्टम समझे तो यहाँ पे टेंशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में जो टेंशन है मीन्स इसको भी स्ट्रिंग समझो, इसको भी स्ट्रिंग समझो, और स्ट्रिंग समझ के टेंशन निकालो, वही होगा इस स्प्रिंग पे स्ट्रेचिंग फोर्स। तो यहाँ टीएस निकालना चाहते हैं, तो टोटल को अगर हम लोग सिस्टम लें दोनों ब्लॉक को मिला करके, तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये 4mg वेट फोर्स लगेगा हमारा, 4mg, और इधर से टेंशन फोर्स टीएस जो पहले स्ट्रिंग कट होने के पहले इतना लग रहा था, तो टीएस का वैल्यू तो भाई 4mg था, टीएस का वैल्यू 4mg था बिफोर कटिंग। तो ये तो भाई कट हो गया, उससे स्प्रिंग को क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये तो हमारा 4mg लगाता रहेगा। अब स्ट्रिंग कट हो गया तो स्ट्रिंग अपना फोर्स लगाना बंद कर दे भाई, ये तो अपना लगाएगा। तो जस्ट आफ्टर कटिंग ये फोर्स अपना उतने का उतना 4mg लगा ही रहा था, ये 3m है। अब इस पे हम लोग फ्री डायग्राम का एनालिसिस इस पे हम लोग चिपका दें, तो एनालिसिस इस पे चिपकाया जाए भाई, तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये भी भाई अब किधर, इधर 4mg लग रहा है, इधर 3mg लग रहा है, तब तो ये एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा भाई, इस पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है। ये जो टेंशन जो कट हो चुका है अब ये कैंसल्ड है, तो इसलिए ये अपवर्ड मोशन में इंक्लाइन करेगा। फॉर मोशन ऑफ, मैं समझा के लिख रहा हूँ इसलिए इतना लैंग्वेज लिख रहा हूँ, 3m ब्लॉक अपवर्ड, तो भाई नेट फोर्स लिखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी लिखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन। नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया 4mg माइनस 3mg, यही है अपवर्ड में एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू मास 3m है इसका, और एक्सेलरेशन वही तो हमें निकालने हैं, मान लो a1 एक्सेलरेशन। तो दिस a1 का वैल्यू क्या मिल गया, तो 4mg माइनस 3mg दैट इज mg डिवाइडेड बाई 3m दैट इज g/3। सो इसका एक्सेलरेशन आ गया g/3 जस्ट आफ्टर, तो g/3 है ब्लॉक ए का और उसका g आया था, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन g/3 और बी का एक्सेलरेशन देख रहे हो यहाँ पे कि वो हमारा g ही है, तो इस तरह से ये ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। बोलो क्लियर है यहाँ तक भाई भुवनेश, या कहीं डाउट है? क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं भाई, बोलो। स्प्रिंग कनेक्ट है ए बॉक्स पे, अगर स्प्रिंग को और इसका फिर से बोलो भाई। तो स्प्रिंग कनेक्ट है ए ब्लॉक से, हाँ, आवाज़ तुम्हारी कम आ रही है भाई, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा क्या बोल रहा है तो। मैं कह रहा हूँ कि अगर स्प्रिंग के और ए ब्लॉक के बीच में अगर हम काटते तो क्या होता, ए और जो स्प्रिंग की जो लेंथ है उसको काटते हैं।
अच्छा वहाँ काट देते तो क्या होता? चलो ठीक है भाई, तो ये सोच लो क्या होता है। इसको तो हटा दिया जाए, चलो इसको हटाया जाए। अब कह रहे हो तुम कि हमने यहाँ पे कट मार दिया, यहाँ पे कट कर दिया ना, यहाँ से कट कर दिया, तो स्प्रिंग तो बेचारा भाई हवा में आ जाएगा। बेचारा जो स्ट्रेस्ड कंडीशन में था, पहले इसका नेचुरल लेंथ ये था, लेकिन ये स्ट्रेस्ड कंडीशन में था, ये अपने आप अपना जाएगा भाई उधर। तो कट कर दिया, वो अपना बेचारा ऐसे ऐसे करके रह जाएगा, उसमें तो कोई मांस भी नहीं है। तो जो एक्सटेंशन है इसमें वो वापस आ जाएगा अपना स्प्रिंग का, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ब्लॉक्स की बात सोचें हम लोग, तो ब्लॉक्स में क्या होगा भाई? तो स्प्रिंग को हम लोग यहाँ पे कट मारे हैं, तो उस कंडीशन में दोनों के दोनों क्या करेंगे? तो फ्री फॉल करेंगे भाई। कैसे? तो भाई ठीक है, ये वाला यहाँ कट हो गया तो ये गायब हो गया, यहाँ से टेंशन गायब हो गया। अब तुम सोचो, ये है 3m वाला, ये है m वाला। अगर तुम दोनों को सिस्टम बनाते हो तो यहाँ का टेंशन अब 0 हो चुका है भाई, क्योंकि यहाँ पे टेंशन है नहीं। ये A है, ये B है, ये तो स्ट्रिंग कट हो गया, बेकार हो गया। और ये यहाँ का टेंशन इंटरनल फोर्स है। सो हम लोगों का ये सिस्टम के लिए बात करें तो इस पर वेट फोर्स कितना लगेगा भाई? तो वेट फोर्स लगेगा 4mg। और इधर से टेंशन का फोर्स कितना है? ऑलरेडी वो 0 हो चुका है, क्योंकि कट हो गया है यहाँ पे। सो अब हम लोग लिखेंगे नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या लिखेंगे भाई? तो नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन लिखेंगे भाई। नेट फोर्स डाउनवर्ड में लिखो इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड में लिखो। तो नेट फोर्स डाउनवर्ड में क्या हो गया भाई? ओनली 4mg हो गए, ओनली 4mg हो गए। और इज इक्वल टू मास लिखोगे तो ये 4m है, एक्सेलरेशन हमारा a है, तो दोनों का दोनों क्या करेगा? फ्री फॉल करेगा। यानी एक्सेलरेशन क्या है? g है। दोनों कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन g है। और अगर तुम सोचोगे कि अच्छा तो भाई एक कंबाइंड सिस्टम का जी है, आप सोचेंगे अलग अलग करते तो अलग अलग सिस्टम बनाते, तो अलग अलग भी सिस्टम बना सकते हो भाई, अलग अलग भी सिस्टम बना सकते हो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो भाई, जब ये कंबाइंड देख रहे हैं हम लोग कि जी एक्सेलरेशन है, तो बी ब्लॉक को खाली अगर देखना चाहें तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता था कि यहाँ का टेंशन बताओ भाई, तो यहाँ का टेंशन वहाँ कट कर दी तो यहाँ टेंशन भी 0 हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे देखो ये mg फोर्स लगेगा, यहाँ टेंशन है, और तुम्हें पता है एक्सेलरेशन जो कट होने के बाद ऊपर कट हो गया, तो अब बीच में आप कुछ भी कर लो, एक्सेलरेशन फ्री फॉल। अगर मान लो लिफ्ट में खड़े हो और लिफ्ट का केबल टूट जाए, तो ऐसा नहीं कि खाली उधर ही टेंशन कम हो जाएगा, तुम्हारे और लिफ्ट के फ्लोर के बीच का नॉर्मल भी 0 हो जाएगा। फ्री फॉल करोगे तुम भी, ये समझो कि तुम हो, ये समझो वेइंग मशीन है, इस पर तुम खड़े हो, ये बेचारा नॉर्मल लगाता, तो भाई जब खड़े रहते स्ट्रिंग का केबल टूटता नहीं ये, तो हमारा ये नॉर्मल लगाता रहता, स्ट्रिंग लगता रहता। लेकिन अब यही कट हो गया तो ये सारे के सारे फ्री फॉल करेंगे, सब एक दूसरे पे फोर्स लगाना बंद, सब फ्री फॉल करेंगे। अब यहाँ देखो एक्सेलरेशन जब पता लग चुका है पूरे का, तो इसके लिए लिखोगे तो टेंशन निकालना भी चाहेंगे, पता ही है हमें एक्सेलरेशन इसका g है, तो लिखेंगे mg माइनस टी इज इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन g। तो इससे टेंशन का वैल्यू क्या रहेगा? 0 रहेगा। होना ही है, होना ही है। अब मान लो हमने 4 बुक ले लिया, एक बुक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ का, ऐसा बुक ले लिया, हाथ पे पकड़ लिया भाई, हाथ पे रख लिया। रमेश बहुत भारी लग रहा, बहुत भारी लग रहा, बहुत भारी लग रहा, तो ये इस पे रमेश इस पे फोर्स लगा रहा है भाई, कुछ उसका हाथ इस पे फोर्स लगा रहा है, और ये वाला जो फिजिक्स का बुक है वो केमिस्ट्री वाले पे लगा रहा है, ये वाला भी इस पे लगा रहा है भाई। इस तरह से फोर्स अपना ट्रांसमिटेड है। मैथ वाले का वेट ये वाला बैलेंस कर रहा है, केमिस्ट्री वाला वेट ये बैलेंस कर रहा है, और फिजिक्स वाला वेट भी ये बैलेंस करेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का ये बैलेंस करेगा भाई। तो इस तरह से सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, और ओवरऑल फोर्स ये मैन का हैंड लगा रहा है, तभी ये इस तरह से रुका हुआ है। अब सडनली ये अपना हाथ खींच ले, तो खींच ले तो भाई ये सारे नॉर्मल भी 0 हो जाएंगे, यहाँ का नॉर्मल, यहाँ के नॉर्मल सब 0 हो जाएंगे, सब फ्री फॉल करेंगे। 1 भी फ्री फॉल, जी जी जी, सबके डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी।
ठीक है, दो कनेक्टेड हैं, जब तक ये रुका हुआ है टेंशन है डेवलप्ड, जब इसके ऊपर का स्ट्रिंग कट हो जाए तो सब फ्री फॉल करेंगे, तो दोनों का जी जी हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाता। बोलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भुवनेश? यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो भाई इसको जल्दी से सॉल्व करो। यहाँ भी स्प्रिंग और स्ट्रिंग आ गया। चलो इसको जल्दी से ट्राई मारो। देख लेते हैं कौन सा होगा। सेम स्प्रिंग इज अटैच्ड विद 2 kg 3 kg एंड 1 kg ब्लॉक। 2 kg 3 kg 1 kg ब्लॉक, सब में सेम स्ट्रिंग है, सेम स्प्रिंग है। 3 डिफरेंट केसेस एज शोन इन फिगर। x1 x2 एक्सटेंशन है स्प्रिंग में इन द 3 केस। एक्सटेंशन है x1 x2 x3, सब हमारा सेम ही स्प्रिंग है, तो सबका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम ही समझोगे, कोई बात नहीं है। चलो देखते हैं हम लोग। इस वाले में देखें तो ये एक सिंपल एटवुड मशीन है। ऐसे मशीन को क्या बोलते हैं? एटवुड मशीन, जिसमें दोनों तरफ लटका हुआ हो, एक पुली हो, दोनों तरफ से स्ट्रिंग के थ्रू ब्लॉक्स लगे हुए हैं, तो इसको हम लोग एटवुड मशीन भी बोलते हैं। एटवुड मशीन है ये। तो ऐसे में हम लोगों को पता है भाई कि ऐसे सिस्टम के लिए एक शॉर्टकट में फॉर्मूला है, देखो जो आपने किया ही है लॉज ऑफ मोशन में, मैंने भी कराया है भाई। जब भी दोनों तरफ से ब्लॉक लगे रहेंगे, ये मान लो m2 है और इधर मान लो m1 है, तो जिधर हेवियर होगा उधर एक्सेलरेट होगा, और उस एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा? तो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा इफेक्टिवली दोनों कंबाइंड करके सिस्टम ले तो m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाई टोटल कंबाइंड सिस्टम का मास m1 प्लस m2। ये है एक्सेलरेशन इस सिस्टम का। ये अपवर्ड एक्सेलरेट होगा और ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगा, इस तरह से चलेगा। जो हेवियर ब्लॉक होंगे उसके हिसाब से होगा भाई। बहुत अच्छे। और इसमें टेंशन कितना डेवलप होगा भाई? तो इसमें जो टेंशन डेवलप होगा, जो टेंशन यहाँ होगा वही टेंशन, एक मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन एक ही रहेगा जब तक ये मासलेस स्ट्रिंग है और बीच में जो भी कनेक्टेड है उनका भी कोई मास नहीं है। सो पुली भी यहाँ पे क्या है? मासलेस है। जब कुछ ना बोला जाए तो पुली का मास 0 ही लेते हैं। टेंशन कितना होता है? तो इसके लिए भी रेडीमेड हम लोग याद रखते हैं, ट्वाइस m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये होता है टेंशन का वैल्यू। ये रेडीमेड है भाई, आपने इसको 11th क्लास में ऑब्टेन किया है। इसका इक्वेशन लिखोगे m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू एक्सेलरेशन। इसका लिखोगे टेंशन माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू एक्सेलरेशन। सॉल्व करोगे दो इक्वेशन, एक्सेलरेशन आएगा, टेंशन आएगा। टेंशन का वैल्यू भी याद रखते हैं क्योंकि एटवुड मशीन जनरली दिख जाते हैं कहीं ना कहीं, तो इसके लिए शॉर्टकट में याद रखते हैं हम लोग। और ये एक्सेलरेशन निकालने का तो सिंपल तरीका भी है, दोनों ब्लॉक को एक साथ ले लो। m2g ऐसे एक्सेलरेट करना चाहेगा, m1g ऐसे एक्सेलरेट करना चाहेगा, दोनों में लड़ाई हो जाएगा, जो हेवियर होगा वो जीतेगा। m2g माइनस m1g इज द इफेक्टिव फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये है एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन पूछेगा तो ऐसे काम करेंगे। अब बताओ, फर्स्ट वाले के लिए मैं दिखा देता हूँ दोनों चीज़। फर्स्ट वाले के लिए दोनों चीज़ दिखा देते हैं, एक्सेलरेशन भी। तो यहाँ एक्सेलरेशन अगर बात करें हम लोग तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब ये स्प्रिंग है तो वो क्या है? स्प्रिंग इज नथिंग बट स्ट्रिंग। स्प्रिंग भी स्ट्रिंग है। फ़र्क क्या है? स्ट्रिंग जो होता है इनएक्सटेंसिबल होता है, उसका लेंथ चेंज नहीं होगा। इसका लेंथ अपना चेंज होगा, जितना टेंशन डेवलप होगा उसके हिसाब से इसका लेंथ चेंज होगा। टेंशन इज इक्वल टू के x1 ऐसा करके चलेगा भाई। यहाँ जितना भी टेंशन है उसके हिसाब से इसमें x1 x2 एक्सटेंशन होंगे। बाकी है टेंशन का वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लोग स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग के बदले में स्ट्रिंग समझ लो और टेंशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 2 kg है, 2 kg है तो ये 2g माइनस 2g तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, ऐसे ही ये हैंग हुआ रहेगा इक्विलिब्रियम में। एक्सेलरेशन इज 0 और टेंशन का बात करें हम लोग तो टेंशन इज इक्वल टू ट्वाइस m1 m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये मिल गया 20 न्यूटन। अरे भाई ये मत सोचना कि 2 इंटू 2 या 2 प्लस 2, ये ऐसे नहीं कैंसिल हो गया। ये भी 4 है और ये वाला भी 4 है, इसलिए कैंसिल हो गया।
20 न्यूटन का यहाँ पे टेंशन का फोर्स है, वैसे ही यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो हमें चाहिए एक्सटेंशन में रिलेशन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें एक्सेलरेशन से कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ टेंशन, क्योंकि टेंशन ही बताएगा कितना एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। इसलिए यहाँ पे टेंशन T2 निकालेंगे, यहाँ का टेंशन T2 निकालेंगे तो वो T2 कितना हो जाएगा भाई, तो T2 वैसे ही फॉर्मूला तो है ट्वाइस M1 M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो भाई ये काम करेंगे ट्वाइस, और M1 M2 तो एक 3 है एक 2 है इंटू G डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो 3 + 2 5 हुआ, तो 5 2 जा 10, तो ये हो गया 4 8 24 न्यूटन। तो यहाँ है 24 न्यूटन। और इसके लिए देखें, अगर इसके लिए देखें भाई, थर्ड वाले के लिए देखें तो यहाँ टेंशन जो T3 होगा वो कितना हो जाएगा भाई, ये T3, तो T3 का वैल्यू विल बी इक्वल टू अगेन ट्वाइस M1 M2G, तो ट्वाइस इंटू M1 इंटू M2 2 है इंटू G 10 है डिवाइडेड बाई मास 1 और 2 दोनों का सम 3 है। तो ये हो गया कितना भाई 40/3, 40/3 मीन्स कितना हो गया भाई 13.33 न्यूटन, ये हो गया। तो देखो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू सबसे ज़्यादा सेकंड केस में है, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है। इसका मतलब कि सेकंड वाले में टेंशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसमें एक्सटेंशन ज़्यादा होगा। इट मीन्स टेंशन T2 इज़ सबसे बड़ा किससे भाई, T1 से बड़ा, और T1 किससे, T3 से बड़ा। इसलिए ये टेंशन क्या है भाई, तो KX2 है, और ये टेंशन क्या है KX1 है, और ये टेंशन क्या है KX3 है। इसलिए रिलेशन की बात करेंगे हम लोग एक्सटेंशन में, तो X2 इज़ ग्रेटर दैन X1 इज़ ग्रेटर दैन X3, X2 सबसे ज़्यादा, तो X2 इज़ ग्रेटर दैन X1, X2 इज़ ग्रेटर दैन X1 ग्रेटर दैन X3, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, इसके D आंसर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया हम लोगों ने कि T2 सबसे ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा टेंशन वहीं पे ज़्यादा इलोंगेशन होगा स्प्रिंग में, क्योंकि स्प्रिंग तो तीनों आइडेंटिकल थे भाई, ऐसा नहीं है कि तीनों में स्टिफनेस कांस्टेंट अलग अलग था। स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट अलग अलग तो नहीं था, सब सेम ही थे, इसलिए ये रिलेशन है। बोलो भाई युवराज क्लियर है, तनिष्का क्लियर है, भुवनेश क्लियर है भाई, आगे बढ़ें। चलो थोड़ा सा अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये अगर समझ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करो। एक्सीड 12 न्यूटन, 40 न्यूटन ब्लॉक पे फ्रिक्शन एक्सीड नहीं कर सकता 12 न्यूटन से, तो मैक्सिमम कितना वैल्यू रख सकते हैं। तो चलो भाई इसको सोच समझ के बताओ कितना होना चाहिए। इसका वैल्यू यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, यहाँ जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये समझ लो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो 12 न्यूटन दिया हुआ है। W का वैल्यू कितना होगा, W मैक्स कितना हो यही निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ W इफ़ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन 40 न्यूटन ब्लॉक कैन नॉट एक्सीड 12 न्यूटन। 12 न्यूटन से ज़्यादा नहीं सर, 40 न्यूटन ब्लॉक है तो 40 न्यूटन ब्लॉक मतलब 40 न्यूटन इसका वेट है, इट मीन्स ये 4 kg ब्लॉक है, ये समझो। 40 न्यूटन ब्लॉक का मतलब हो गया कि फोर्स के टर्म में बोला जा रहा है, वेट फोर्स उसका 40 न्यूटन है, तो 4 kg है ये। तो कितना मैक्सिमम, तो भाई इसका फ्रिक्शन अगर मैक्सिमम इतना है तो इसका मतलब कि इसमें टेंशन जो डेवलप होगा वो 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो गया तो स्लाइडिंग हो जाएगा। यहाँ पे जो टेंशन है वो मैक्सिमम क्या हो सकता है भाई, तो 12 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा हुआ तो स्लाइडिंग होगा, हमें नहीं चाहिए स्लाइडिंग, हमें चाहिए इक्विलिब्रियम, हमें इक्विलिब्रियम चाहिए भाई, इसको स्लाइड नहीं होना है। उसके लिए मैक्सिमम कितना, तो मैक्सिमम इतना वेट करो, इतना इस पर डालो वेट कि धीरे धीरे इस पर स्लाइडिंग फोर्स बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, लेकिन जस्ट स्लाइड होने वाला हो उसी समय रुक जाओ। उससे ज़्यादा दिए स्लाइडिंग, फिर वापस रख दो और कम कर दो वैल्यू। तो वो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा वेट का, वही तो निकालना है। तो लिमिटिंग वैल्यू अगर मान लो हमारा W है या W मैक्स है,
तो डब्ल्यू मैक्स जब वेट डालेंगे तो उस समय ये 12 न्यूटन होगा ऑन द वर्ज ऑफ स्किडिंग। उससे थोड़ा भी ज़्यादा बढ़ाया तो इधर टेंशन बढ़ेगा, तो भाई इधर भी टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि इसी टेंशन का कुछ इधर भी जाएगा, तो ये स्लाइडिंग फोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालने हैं, ये वैल्यू पता है तो लामिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एंगल पता है ये 30 डिग्री है, ये अगर 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री है, और ये अगर 30 डिग्री है तो तीन ही तो फोर्स हैं भाई, एक ये फोर्स यहाँ पे होगा, एक ये फोर्स इधर से होगा टेंशन का, एक फोर्स ये है जो ये इधर से फोर्स लगाएगा। इस वाले सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम में बात करें तो इस वाले के लिए भाई तीन फोर्स हैं, ऐसे तो एक ऐसे और एक ऐसे, ये तीन फोर्स हैं भाई। तो इन तीन फोर्स के हिसाब से काम करेंगे, जिसमें से ये वैल्यू पता है हमें 12 न्यूटन है, और ये वैल्यू हमें निकालना है डब्ल्यू मैक्स, ये निकालने हैं। और ये एंगल क्या है भाई, तो ये वाला एंगल कितना है, तो ये 30 डिग्री, तो ये 30 मीन्स ये 60 है, ये 60 है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल टोटल हो गया, ये 60 और 90 कितना हो गया, तो 150 डिग्री हो गया। और इधर क्या है भाई, तो 90 प्लस 30 यानी कि ये कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो नोन है ये, अननोन है ये, तो हम लोग क्या करेंगे, लामिस थ्योरम 12 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 120 डिग्री, इसके सामने वाला साइन 120 इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स डिवाइडेड बाई इसके सामने वाला 150 है, तो साइन 150 डिग्री ऐसा लिखेंगे भाई। दिस इज इक्वल टू 12 और साइन 20 डिग्री क्या होता है भाई, तो साइन 20 डिग्री क्या होता है, तो साइन 20 डिग्री, साइन 120 डिग्री, तो ये 90 है, 90 में 30 ऐड कर दो तो जितना नेगेटिव होगा। तो भाई यहाँ से कहाँ गया, ये है ना, ये है साइन 90 यहाँ है, तो 90 में 30 ऐड करेंगे साइन 120 पे, 90 में 30 ऐड करने पे 120 पे वही वैल्यू मिलेगा जो 30 सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा, दैट इज साइन 60 डिग्री √3/2। तो ये लिखेंगे √3/2, 90 प्लस 30, 90 माइनस 30 सेम वैल्यू, इसलिए 120 पे वही वैल्यू होगा साइन का जो यहाँ 30 पहले यानी कि 60 पे होगा, डेट इज √3/2। और यहाँ पे है डब्ल्यू मैक्स डिवाइडेड बाई साइन 150 यहाँ है, ये 180 है भाई, तो 150 के लिए 30 पहले आओ, कितना बनेगा भाई, 30 पहले आने पे उतना ही बनेगा जितना इधर 30 जाने पे बनता है भाई, यानी कि साइन 30 डिग्री, दैट इज हाफ फिर से कैंसिल हो जाएगा, और डब्ल्यू मैक्स क्या बन जाएगा, 12/√3। सो डब्ल्यू मैक्स का वैल्यू मिल गया हमें 12 डिवाइडेड बाई √3, तो डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई √3। तो 12 डिवाइडेड बाई √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाई 1.732, तो ये कितना मिल जाएगा, यही हमारा डब्ल्यू मैक्स का वैल्यू हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये बोलो, इसको अगर हम लोग 120/17 भी समझ सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 17 हो गया। तो ठीक है भाई, इसको अब हम लोग सॉल्व करें, अप्रॉक्सीमेटली हमें वैल्यू मिल जाएगा, कितना भाई, 7 से ऑलमोस्ट 7 के आसपास, ऑलमोस्ट 7 के आसपास, थोड़ा बहुत डिफरेंस, तो ऑलमोस्ट 7 के आसपास कौन है भाई, तो ऑलमोस्ट 7 के आसपास तो एक ही वैल्यू है, वो ये है। तो ऐसे में ऑप्शन दिया रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, फटाफट कर देते आप, और ऐसे दिया तो कोई बात नहीं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, अराउंड 7 आएगा, तो अराउंड 7 हो जाएगा। लामिस थ्योरम से कर लिया, ऐसे भी कर लेते, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, लामिस थ्योरम पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसको अल्टरनेटली हम लोग इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख के सॉल्व कर सकते हो भाई। ये जो टेंशन T है, इस टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट, ये समझो कि T cos 60 डिग्री, अगर मैं इसको उस मेथड से सॉल्व करूं तो बता सकता हूं भाई इसको भी कि ये T का जो इधर वाला कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, इधर दिखा देता हूं, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है T cos 60 डिग्री इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स इक्विलिब्रियम के लिए, और T cos 30 डिग्री उधर वाला एंगल ले रहे हैं, ये वाला, तो T cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 12 न्यूटन।
तो बस इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं भाई। WM चाहिए हमें, रेशियो ले लेते हैं cos 60 डिग्री हाफ और cos 30 डिग्री √3/2। TT तो बेचारा कैंसिल है, WM/12 है और इससे 2 भी कैंसिल मिल जाएगा और ये 12 डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगा W मैक्स का वैल्यू। तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। एक हमने हॉरिजॉन्टल में लिखा, एक हमने वर्टिकल में लिखा, रेशियो ले लिया, ठीक है, TT कैंसिल हो गया, रेशियो हमने ऐसे ले लिया, कर दिया भाई। वैसे भी कर सकते हो और इधर तो है ही लामिस थ्योरम शॉर्टकट में। बोलो भाई भुवनेश, क्लियर हुआ? युवराज क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो ये क्वेश्चन जल्दी से कर लो, फ्रिक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि 5 मिनट टाइम रहता है अभी, उसमें हम लोग ये क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं कम से कम। चलो भाई जल्दी इसको सॉल्व करो। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट देखो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सोच तो लिया होगा, ब्लॉक ऑफ मास m है, इज इन कांटेक्ट विद द कार्ड C as shown in figure. The coefficient of static friction between the block and the cart is mu. ब्लॉक और कार्ट के बीच का coefficient of friction mu है. The acceleration alpha of the cart that will prevent the block from falling. अल्फा जो है वो इसका एक्सेलरेशन है, मीन्स ये पूरा कार्ट जो है वो ट्रेन है मान लो, तो इसको अल्फा एक्सेलरेशन दिया गया। अल्फा से एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना मिनिमम वैल्यू की इसको चिपकाया ही रह ले, इसको नीचे नहीं आने दे, इसका फॉल ही ना हो। तो भाई ये नॉर्मल लगाएगा ऐसे और फ्रिक्शन इस पे ऐसे लगे और इसका वेट तो भाई लगेगा ऐसे। वेट चाहेगा कि ये स्लाइडिंग डाउन हो, डाउनवर्ड इस पे स्लाइड करके जाए। ये नॉर्मल ऐसे डेवलप्ड है, अगर ये रुक जाए तो नॉर्मल 0, अगर ये रुक जाए तो नॉर्मल लगाना 0, नॉर्मल लगाना 0 तो फ्रिक्शन भी 0, फट से नीचे आ जाएगा। ज़्यादा नॉर्मल लगाएगा, ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप होगा तो होल्ड कर पाएगा इसको। मीन्स हमारा फ्रिक्शन जो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू फॉर नो स्लाइडिंग क्या होना चाहिए? फॉर नो स्लाइडिंग तुम खुद सोचो क्या होना चाहिए फॉर नो स्लाइडिंग ऑफ अ ब्लॉक। इस पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs मैक्स लग रहा है जो अपवर्ड में, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू स्लाइडिंग फोर्स जो कि mg है। स्लाइड तो ये कराना चाहेगा, ये रोकना चाहेगा। ये अगर 2 न्यूटन है और 2 न्यूटन से ज़्यादा वो दे सकता हो तो मोशन नहीं होने देगा, रिलेटिव मोशन नहीं होने देगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही है जो इसको रोक सकता है। तो Fs मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो mg स्लाइडिंग फोर्स से ज़्यादा रहे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है भाई? तो वो μs इंटू n डैश है। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। अब n डैश का वैल्यू कितना ये नॉर्मल लगाएगा? तो भाई कार्ट का एक्सेलरेशन अल्फा है, तो कार्ट के साथ ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन अल्फा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं इस ब्लॉक पे जो कि m मास का ब्लॉक है, इस पे ये नॉर्मल लग रहा है, इधर से ये नॉर्मल लगा रहा है भाई, और ये नॉर्मल लगा के ही इसको एक्सेलरेट करा रहा है, क्योंकि बाकी जो इसका वेट फोर्स है, ध्यान देना, इसको मैं हटा भी दूँ, ये हवा में है ऐसे, इस ब्लॉक पे एक वेट फोर्स लग रहा है, वो कोई बात नहीं है, इस पे एक फ्रिक्शन लग रहा है, वो भी वर्टिकल है। बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल में इसका एक्सेलरेशन कितना है भाई? तो अल्फा है। तो वर्टिकल फोर्स की बात अभी छोड़ लें हम लोग को उससे मतलब नहीं है। अभी ये हॉरिजॉन्टल में नॉर्मल कितना डेवलप हुआ? तो नॉर्मल है, यही तो एक फोर्स है हॉरिजॉन्टल में, और तो कोई है ही नहीं। इसका मतलब ये अल्फ़ा यही नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा है।
सो नेट फोर्स अगर राइटवर्ड में लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी एक्स डायरेक्शन में, और इधर कुछ नहीं है, एन डैश ही है भाई, और एन डैश इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अल्फा है। सो एन डैश इज नथिंग बट एम अल्फा। तो यहाँ पे अब इसका यूज़ कर लेंगे, म्यू एस इंटू नॉर्मल का वैल्यू m इंटू अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m इंटू जी। m कैंसिल करोगे और क्या लिखना चाहिए भाई, तो क्या कंडीशन हो कि स्लाइडिंग रुक जाए, तो m कैंसिल किया हमने और लिखा अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, g अपॉन म्यू एस। g अपॉन म्यू एस से ज़्यादा होना चाहिए, अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g अपॉन म्यू एस, मतलब म्यू, g अपॉन म्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये होना चाहिए। अल्फ़ा का वैल्यू ये होना चाहिए, मीन्स एक्सेलरेशन हमारा g बाई म्यू से ज़्यादा होना चाहिए मिनिमम, इतना हमारा एक्सेलरेशन होना चाहिए। इससे कम हुआ एक्सेलरेशन तो mg ज़्यादा हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो जाएगा और ये इसको स्लाइड करा लेगा। तो इसके आगे कंक्लूजन का हम लोग ये भी लिख सकते हैं, फॉर अल्फ़ा लेस देन जी बाई म्यू एस, जी बाई म्यू एस से कम एक्सेलरेशन हुआ तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो एफ एस मैक्स होगा वो लेस देन एम जी हो जाएगा स्लाइडिंग फोर्स से, एंड स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक डाउनवर्ड ऑन द कार्ट विल अकर। समझ गए? अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन अगर ऐसा है अल्फ़ा का वैल्यू ज़्यादा या कम से कम इतना है तो उस कंडीशन में स्लाइडिंग नहीं होगा और इसके साथ चिपका रहेगा, ये आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही ये अपना एक्सेलरेशन कम किया इस लिमिट से, वैसे ही ये नीचे धीरे धीरे स्लाइड करके गिर जाएगा।